हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू परचम एंड वेलकम टू द मंथली करंट अफेयर्स सीरीज। ये जो सीरीज होती है इसमें हम एक एक करके पूरे महीने का रिवीजन करते हैं टॉपिक वाइज, ताकि अगर आपने डेली सीए वीकली सीए पढ़ा है तो एक क्विक रिवीजन हो जाए, और फॉर एनी रीजन अगर आप वो सेशंस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो भी पूरे महीने का करंट अफेयर आपके होल्ड में हो। तो आज का जो सेशन है उसमें हम कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं? वील बी कवरिंग अवार्ड्स एंड फिनेंस सेक्शन। ठीक है, इससे पहले हमने ऑलरेडी दिसंबर 2025 के इंपॉर्टेंट डेज को निमोनिक यानी मेमोरी हिंट से याद किया था, और उससे प्रीवियस सेशन के अंदर उसके बाद वाले सेशन में हमने अपॉइंटमेंट बुक्स एंड ओबिचुअरीज देखे थे। तो ऑलरेडी 2 सेक्शन आपके कवर हो चुके हैं और आज वाला 3rd सेगमेंट है। एक एक करके सारे सेगमेंट्स आएंगे और फिर आएगा वन शॉट वीडियो जिसमें पूरे महीने के 200 क्वेश्चंस हम क्विकली रिकैप करेंगे। और डेफिनेटली इन सीरीज से आपके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। वनडे एग्जामिनेशन दे रहे हो या यूपीएससी तक के एग्जामिनेशन दे रहे हो, ये जो करंट अफेयर्स होते हैं परचम के, दे आर गुड टू गो फॉर ऑल। ओके, और ऐसा मैं नहीं कह रही, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ सक्सेसफुल टेस्टिमोनियल्स बच्चों के आते हैं जब एग्जाम क्लियर करके वो लौटते हैं और बताते हैं कि मैम करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस का सेक्शन एकदम बहुत अच्छा करके आए हैं। ठीक है, और क्लियर हो गया है एग्जामिनेशन। और अगर आपको टेस्टिमोनियल्स चेकआउट करने हैं तो आप परचम की एप्लीकेशन के ऊपर या फिर परचम यूट्यूब में हम अलग अलग जगह शो करते रहते हैं, यूट्यूब कम्युनिटी में, इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, पुराने बच्चों को सब पता होता है। चलिए आगे बढ़े, उससे पहले क्विक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। नया साल शुरू हो चुका है और पिछला पुराना जो भी पूरा साल था जनवरी से दिसंबर 2025, उसके करंट अफेयर एक ईयर बुक में आपको अवेलेबल करवाए जाते हैं। 2026 एडिशन यानी कि पूरे 2025 का कंटेंट इस एक ई बुक में स्टैटिक के साथ में कैटेगरी वाइज कवर्ड होता है। और वो आप कहां से ले सकते हैं? परचम एप्लीकेशन से ले सकते हैं, परचम की वेबसाइट www.parchamclasses.in से भी ले सकते हैं। वेबसाइट से लेंगे तो एक जिप फोल्डर मिलेगा, उसे एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ मंथली हर महीने आपको 3 ई बुक्स मिलती हैं। ओके, और दिसंबर की भी लॉन्च हो चुकी है मंथली करंट अफेयर मैगजीन, जिसके अंदर आपको पूरे महीने का करंट विद स्टैटिक कैटेगरी वाइज मिलता है। सवाल लॉन्च हो चुकी है जिसमें आपको 400 MCQ विद एक्सप्लेनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब कुछ कवर हो जाता है इसमें। और ये है रफ्तार हेडलाइनर, ये भी रिलीज हो चुकी है। तो ये तीनों अगर ई बुक्स चाहिए हर एक महीने की तो फिर आप parchamclasses.in पे चले जाइए। और अगर आपको एक ही जगह सब कुछ चाहिए, बार बार हर महीने परचेजिंग नहीं करनी है, देखना नहीं है, तो ये कंप्लीट किट है। दिस इज दी सबसे बड़ा पैकेज जो करंट अफेयर का परचम देता है। परचम में करंट अफेयर के कोर्सेज नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि हम सारे प्रीमियम क्लासेस यूट्यूब पे ही देते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको डॉक्यूमेंट सपोर्ट चाहिए तो आप यहां से ले सकते हैं। ये पूरा कंप्लीट किट है। 2026 का एडिशन लॉन्च हो चुका है। जनवरी से लेकर दिसंबर का कंटेंट आपको इसमें मिलेगा, और पिछले साल वाला कंटेंट चाहिए तो और भी इसके पैकेजेस अवेलेबल हैं। चेकआउट कर लीजिएगा परचम ऐप पे, डिस्क्रिप्शन बहुत ढंग से पढ़ के लीजिएगा। ठीक है, छोटा पैकेट भी है, सिर्फ मंथली मैगजीन से रिलेटेड, और बाकी सब्सक्रिप्शन चाहिए तो ये वाला आप रेफर कर सकते हो। सब कुछ बहुत एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है, पोस्टर्स पे भी, डिस्क्रिप्शन में भी। फिर भी प्रॉब्लम आती है तो 9929507407 ये हेल्पलाइन नंबर है। प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू देम ड्यूरिंग वर्किंग डेज मंडे टू सैटरडे 10 to 6। ओके, और वरना आप परचम ऐप पे चैट कर सकते हो, मेल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे अपने कम्युनिकेशन भेज सकते हो, सेम नंबर व्हाट्सएप पे भी है। आ गई बात समझ में? चलिए, अब एक क्वेरी बहुत से बच्चों की आती है कि मैम आप जो ये सीरीज ले रहे हो इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? वेबसाइट पे मिलेगा, ऐप पे मिलेगा? नहीं, ये जो मैं सीरीज लेती हूँ इसके इंडिविजुअल पीडीएफ कहीं नहीं मिलते एक्सेप्ट 2 places। वन इज पीडीएफ बैंक, अनदर इज सीए सब्सक्रिप्शंस। ठीक है, तो आपके जो मंथली सब्सक्रिप्शन या कंप्लीट किट जो मैंने अभी दिखाए थे, और एक ये पीडीएफ बैंक होता है, ये आपको मिल जाता है। इसमें यूट्यूब पे जो भी क्लासेस होती हैं A to Z सबके पीडीएफ्स इसमें अवेलेबल है, पुराने से लेके अभी तक के। ठीक है, तो आप यहां से ले सकते हैं। हाँ, जो मैं वन शॉट वीडियो लूंगी जिसमें मैंने आपको बताया ना टॉप 200 क्वेश्चंस, वो वाला जो वीडियो होता है उसका पीडीएफ आपको वेबसाइट पे अवेलेबल करवा दिया जाता है। ठीक है जी, अब हम बढ़ेंगे सीधे पढ़ने की तरफ, और पहली कैटेगरी ले रहे हैं अवार्ड्स। अवार्ड्स इज एन इंपॉर्टेंट कैटेगरी। वन डे एग्जामिनेशन किसी भी फील्ड के हों या फिर सिविल्स हों, वहां भी अवार्ड से क्वेश्चन बन जाते हैं। बस जैसे जैसे एग्जाम का लेवल हायर होता जाएगा वैसे वैसे क्वेश्चन पूछे जाने का पैटर्न भी हायर और डिफिकल्ट होता जाता है। ठीक है, चलो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले देखिए, और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे मैं उनके ऊपर स्टार मार्क करती जाऊंगी, जैसे मैंने इस पे कर दिया है। एक्सपेक्ट कीजिएगा इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं। आइए, सुप्रिया साहू, नाम याद रख लीजिएगा, सुप्रिया साहू
She has won UNEP 2025 Champions of Earth Award. UNEP, United Nation Environment Program, UNEP चैंपियंस अवार्ड जीता है सुप्रिया साहू जी ने। तो काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड है। और क्यों मैं काफी इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ, बिकॉज यूएन का हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर होता है। अगर आपने पर्यावरण के क्षेत्र में कुछ बहुत अच्छा किया है तब जाकर के यूएन का ये हाईएस्ट ऑनर आपको मिलता है। तो सुप्रिया साहू जी, इनको यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 अवार्ड मिला है क्लाइमेट लीडरशिप के लिए। तो ये तमिलनाडु के आईएएस ऑफिसर हैं और इन्होंने क्लाइमेट लीडरशिप, सस्टेनेबल कूलिंग और इकोसिस्टम को कैसे रिस्टोर कर सकते हैं तमिलनाडु में, इसके ऊपर काम किया है। कौन सी कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है इन्हें? इंस्पिरेशन एंड एक्शन कैटेगरी ध्यान रखिएगा। सुप्रिया साहू तमिलनाडु के आईएएस ऑफिसर हैं, यूएनईपी का चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 अवार्ड मिला है। कौन सी कैटेगरी का? इंस्पिरेशन एंड एक्शन। इंस्पिरेशन एंड एक्शन। याहू, सुप्रिया साहू जी को मिला है यूएनईपी चैंपियंस अवार्ड, यूएन का हाईएस्ट एनवायरमेंट अवार्ड। मैं बहुत बार रिपीट कर रही हूं ताकि दिमाग में चला जाए। अब देखिए, ये जो अवार्ड है ये ऑलरेडी मैंने बता दिया, यूएन का हाईएस्ट एनवायरमेंट ऑनर है, हर साल दिया जाता है। 2005 में क्रिएट किया गया था। अब देखो, ये जो एक्स्ट्रा इन्फो है ना, इसे हम बोलते हैं ये स्टैटिक इन्फो है। ये स्टैटिक इन्फो लेकर के ही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, जैसे आप देखेंगे यूपीएससी के अंदर, स्टेट पीएससी के अंदर, सीडीएस के अंदर आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, या फिर एसएससी के टियर 2 के अंदर आपको मिलेंगे। तो वो स्टेटमेंट बेस्ड इन्हीं तरह की चीजों से उठाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो अवार्ड है 2005 में शुरू हुआ, 4 कैटेगरी के अंदर दिया जाता है, राइट। पॉलिसी लीडरशिप, इंस्पिरेशन एंड एक्शन, जिसमें सुप्रिया साहू जी को मिला है, एंटरप्रेन्योरियल विजन एंड साइंस एंड इनोवेशन। ठीक है, तो ये 2 बातें और ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वन, अगला अवार्ड कौन सा आ रहा है? 8th डॉक्टर पॉलोस मार ग्रेगोरियस अवार्ड, एंड इट इज गिवन टू, किसको मिला है? इंडिया से एमिनेंट साइंटिस्ट हैं, मिसाइल वुमन कही जाती हैं इंडिया की, नाम है टेसी थॉमस। टेसी थॉमस। इससे पहले सुप्रिया साहू एसएस पढ़ा था, अब टीटी पढ़ रहे हैं हम, टेसी थॉमस। सो टेसी थॉमस जी को डॉक्टर पॉलोस मार ग्रेगोरियस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है डिफेंस साइंस में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए। देखो, मिसाइल वुमेन कहा जाता है, तो जो इंडिया का मिसाइल क्षेत्र है उसमें इनका कंट्रीब्यूशन काफी है। अग्नि मिसाइल्स में इनका काफी कंट्रीब्यूशन रहा है। ओके, अभी देखेंगे। सो इनको अग्निपुत्री भी कहा जाता है, वन who is born in of fire, और इन्होंने अग्नि 4 और अग्नि 5 मिसाइल्स के कंट्रीब्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। पहली वुमेन है इंडिया की जो कि मिसाइल प्रोजेक्ट्स को जिन्होंने लीड किया हो। ऑल्सो पहली इंडियन वुमेन है जिनको एरोनॉटिकल सोसाइटीज स्पेस पायनियर हॉल ऑफ फेम, ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने बहुत उत्कृष्ट और बहुत एक्सेप्शनल वर्क किया है इस फील्ड के अंदर। 2014 में इनको इंडक्ट किया गया था, पहली इंडियन वुमेन। तो टेसी थॉमस, नाम ध्यान रखेंगे, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कही जाती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डॉक्टर पॉलोस मार ग्रेगोरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, इनको जानते हैं, नीतीश कुमार जी हैं, 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ली है इन्होंने बिहार की, राइट। और इसी के चलते इनको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह मिली है। सो ही इज द ओनली चीफ मिनिस्टर फ्रॉम इंडिया जिन्होंने 10 टाइम्स सीएम की शपथ ली है। गॉट इट। सो नीतीश कुमार रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। कौन सी बुक ऑफ रिकॉर्ड्स? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लंदन की है ये, और 10 टाइम्स ओथ लेने वाले सीएम बन चुके हैं। 47 से 2025 तक पहले ऐसे व्यक्ति ये हैं। इनके अलावा भी देखिए लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम्स की लिस्ट में कौन कौन है। एक तो ये तो आ ही गए, ठीक है। पवन कुमार चामलिंग है, सिक्किम, 24 ईयर्स 5 मंथ्स 14 डेज का इनका टेन्योर रहा। नवीन पटनायक जी ओडिशा के काफी पॉपुलर चीफ मिनिस्टर, ओवर 24 ईयर्स तक सर्व किया। गेगोंग अपांग अरुणाचल प्रदेश के 22 ईयर्स। तो ये 3 लोग और काफी लंबे समय तक सर्विसेज एज सीएम दे चुके। क्योंकि रिकॉर्ड्स की बात चल रही है, अगली जो न्यूज है वो भी रिकॉर्ड से रिलेटेड है, पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। सो महाराष्ट्र ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है फॉर इंस्टॉलिंग 44,911, मोर देन 45,000 सोलर एग्रीकल्चर पंप्स। किसके तहत? मागेल त्याला सौर कृषि पंप स्कीम, एक ही महीने के अंदर। तो ये स्कीम है स्टेट की, इसके तहत सोलर एग्रीकल्चरल पंप 45,000 से ज्यादा लगा करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में महाराष्ट्र ने अपनी जगह बना ली है। ठीक है, वन लाइनर की तरह ध्यान रखेंगे। इनको पहचानते हैं आप? अनंत अंबानी। यस, सो अनंत अंबानी पहले एशियन बने हैं जिन्होंने द ग्लोबल ह्यूमेन सोसाइटी अवार्ड जीता है। द ग्लोबल ह्यूमेन सोसाइटी अवार्ड किसके नाम गया? अनंत अंबानी के नाम गया है। और ये फाउंडर हैं वनतारा के। वनतारा क्या है?
एक ऐसा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सेंटर है जो कि काफ़ी महंगे महंगे लोग वहाँ पे विजिट करते हैं। यस, पीएम मोदी जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था और वनतारा एनिमल रेस्क्यू रिहैब इस पर्पस के लिए खोला गया है, ऐसा कहा जाता है। सो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर से अनंत अंबानी को सम्मानित किया गया है और ये अवार्ड ग्लोबल ह्यूमेन सोसाइटी देती है। ये जो सोसाइटी है ये इंटरनेशनल आर्म है, यानी कि इंटरनेशनल विंग है अमेरिकन ह्यूमेन सोसाइटी का, और यंगेस्ट एंड पहले एशियन इस अवार्ड को पाने वाले अनंत अंबानी बन गए। बस इतनी सी बात ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखिए, वेरी पॉपुलर एक्ट्रेस, एवरीबडी मस्ट बी नोइंग हर, आलिया भट्ट। यस, और आलिया भट्ट क्यों है न्यूज में? बिकॉज शी इज बीन ऑनर्ड विद गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड। गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड कहाँ दिए गए? रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान। तो सिर्फ आलिया भट्ट को अवार्ड नहीं मिला है, रेखा जी को भी मिला है। रेखा द पॉपुलर एक्ट्रेस, राइट? सो आलिया भट्ट एंड रेखा दे हैव रिसीव्ड ऑनर्स एट 5th एडिशन रेड सी फिल्म फेस्टिवल, जेदा सऊदी अरेबिया के अंदर ये फेस्टिवल हुआ। तो जेदा सऊदी अरेबिया में रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ, उस दौरान अवार्ड दिया गया है गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड। किसको? आलिया भट्ट को, इन्होंने एज एन आर्टिस्ट जो कंट्रीब्यूट किया है। एंड रेखा जी को ऑनरी अवार्ड मिला है। ऑनरी अवार्ड क्यों मिला? बिकॉज इनकी जो बड़ी पॉपुलर फिल्म है रेखा जी की, कौन सी? उमराव जान। हाँ, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। यस, सो उमराव जान जो 1981 की क्लासिक है, किसने बनाई थी? मुजफ्फर अली जी ने डायरेक्ट की थी। उसका रीस्टोर्ड वर्जन स्क्रीन किया गया था इस फेस्टिवल के अंदर, तो रेखा जी को भी ऑनर किया गया, ठीक है। बाकी आलिया भट्ट को गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड मिला। वेरी इंपॉर्टेंट वन अगेन, ओके। अभी मैं थोड़े टाइम से स्टार मार्क करना भूल रही थी, अब ध्यान रखूंगी। 98th अकेडमी अवार्ड्स इस साल होने जा रहे हैं 2026 के अंदर, ठीक है। 2026 में जो अकेडमी अवार्ड्स को आप आम भाषा में ऑस्कर्स से जानते हो। ऑस्कर अवार्ड्स एंड अकेडमी अवार्ड्स आर सेम थिंग, ओके। सो इस बार जो अकेडमी अवार्ड्स होंगे वो 98th एडिशन होंगे, और उसमें इंडिया की एंट्री कौन है? इंडिया की तरफ से जो एंट्री है वो शॉर्टलिस्ट भी हो गई, एंड दैट इज होम बाउंड। एंड अब एक फैक्ट जो आपको ध्यान रखना है, होम बाउंड डायरेक्ट किसने की है? सो होम बाउंड डायरेक्ट की है नीरज घेवान ने। आई हैव सीन दिस फिल्म, अच्छी फिल्म है, एंडिंग बड़ी सैड सी है, पर यूजुअली इसी तरह की फिल्म ना ऑस्कर्स में जाती हैं। बट एनीवेज इट्स अ नाइसली डन फिल्म, और कोविड के टाइम की स्ट्रगल दो दोस्तों की, और कैसे जान बचाने के लिए स्ट्रगल है, ओके। सो बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म में शॉर्टलिस्टिंग में होम बाउंड गई है। डायरेक्टर का नाम अच्छे से याद रखेंगे, नीरज घेवान। सो ऑस्कर्स 2026 होमबाउंड शॉर्टलिस्टेड इन विच कैटेगरी? बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म। क्यों? क्योंकि इंडिया से जा रही है इंटरनेशनल फीचर फिल्म। अब इसके अंदर जो दो मेन लीड हैं वो ईशान खट्टर हैं और विशाल जेठवा हैं। ये दो एक्टर्स के ऊपर ये बेस्ड है। ऑस्कर से रिलेटेड आगे न्यूज देखते हैं। ऑस्कर 2026 ने एक नई कैटेगरी इस साल से इंट्रोड्यूस कर दी है, और वो कैटेगरी कौन सी है? कास्टिंग। कास्टिंग का मतलब समझते हैं? अब जैसे ये रोल है, इसके लिए हम कौन से एक्टर एक्ट्रेसेस को कास्ट करें, तो जो कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं उनके लिए भी एक कैटेगरी रखी गई है, बिकॉज उस रोल पे वही अच्छा जस्टिस कर पाएंगे जिनको आप कास्ट ठीक से कर रहे होंगे। तो कास्टिंग कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई है फॉर द फर्स्ट टाइम। तो न्यू प्राइज है अचीवमेंट इन कास्टिंग के लिए। मार्च के अंदर इस बार जो अकेडमी अवार्ड्स होंगे उनमें हम ये देखने को मिलेगा। अच्छा, ये जो 90th अकेडमी अवार्ड हैं ये ABC जो मीडिया पार्टनर है, एक तरह से आप बोल दीजिए टेलीकास्ट चैनल है, उस पर आएंगे और मार्च के अंदर आएंगे। ये अवार्ड 1929 में इस्टेब्लिश किए गए थे, और अकेडमी अवार्ड हम इनको क्यों बोलते हैं? बिकॉज अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस ये इन अवार्ड को प्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इनको अकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, ऑस्कर अभी तो ABC पे आ रहा है ना, अभी हमने देखा मार्च में ABC इसको टेलीकास्ट करेगा, लेकिन 2029 से टिल 2028 ABC पे आएंगे। 2029 से दे विल बी मूविंग ओवर टू YouTube, ठीक है। सो बस यही न्यूज़ है कि अभी जो अकेडमी अवार्ड्स हैं वो ब्रॉडकास्ट होते हैं ABC चैनल के थ्रू, और उसके बाद से अब 2029 से YouTube पे मूव ऑन हो जाएंगे। चलो, सो अकेडमी अवार्ड्स या ऑस्कर्स के बारे में हो गई न्यूज़। अब चलते हैं फुटबॉल के क्षेत्र में। ये फेस आपको पता होना चाहिए, नहीं भी पता है तो आइताना बोनमाती फुटबॉल की दुनिया में विमेन फुटबॉल में काफ़ी पॉपुलर नेम है, और एक और नाम आज आप जानेंगे, जस्ट इन केस यू डू नॉट नो, ओस्माने डेम्बेले। ये दोनों कौन हैं? ये बेस्ट फुटबॉलर्स मेल एंड फीमेल बने हैं इस साल के। सो फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड्स 2025, इंटरनेशनल फुटबॉल जो एसोसिएशन है फीफा, वो हर साल
अवार्ड्स देते हैं फुटबॉल के, बहुत सारी क्षेत्र में या कैटेगरी के अंदर देते हैं, नॉट क्षेत्र, बहुत सारी कैटेगरी में देते हैं, आपको मेन ध्यान रखनी होती है। सो ये जो अवार्ड सेरेमनी थी दोहा कतर के अंदर हुई है। बैलन डोर अवार्ड टॉप अवार्ड होता है, ओके। और फीफा मेंस प्लेयर ओस्माने डेम्बेले को गया है, फीमेल के लिए आइताना बोनमाती को गया है। इसके अलावा बेस्ट कोच, प्लेयर्स से काम करवाना, उनको सही डायरेक्शन में ले जाना ही कोच का काम होता है। सो फीफा विमेन कोच बेस्ट कौन रही? सरीना वेगमैन रही है। एंड फीफा बेस्ट मेन कोच लुई एनरिक रहे हैं, ओके। फीफा आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन है, हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी है फुटबॉल की पूरी दुनिया के अंदर। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसके हेडक्वार्टर है ज्यूरिक के अंदर। चलिए, सो फार सो गुड, इंटरेस्टिंग लग रही है क्लास। आगे चले, समझ में आती जाएगी, रिलेट करते जाएंगे, ढंग से सुनेंगे तो बहुत रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। चलिए, 26 ऑल इंडिया पुलिस बैंड कंपटीशन, जो हमारी पुलिस है, अलग अलग स्टेट पुलिस हो गई, हमारी CAPFs हो गई, ये सब आकर के अपने बैंड के साथ में और कम्पीट करते हैं कि किसका बैंड सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, इस तरह से बैंड्स, ओके। सो कहाँ हुआ ये 26th एडिशन ऑल इंडिया पुलिस बैंड कॉम्पिटिशन का? मौला अली सिकंदराबाद तेलंगाना के अंदर। तो तेलंगाना में कंपटीशन हुआ है। मेंस में ब्रास बैंड में विनर RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रही है। विमेन कैटेगरी के अंदर CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ओके। ओवरऑल चैंपियनशिप की हम बात करें तो मेन में महाराष्ट्र विनर रहा है क्योंकि स्टेट की पुलिस ने भी पार्टिसिपेट किया, और ओवरऑल चैंपियनशिप विमेन में CISF ही विनर रही है। ये जो अवार्ड्स हैं ये प्रेजेंट किए यूनियन कोल माइंस मिनिस्टर G किशन रेड्डी जी ने, हैंडओवर किए हैं पुरस्कार। और देखिए 24 बैंड्स थे, अलग अलग स्टेट पुलिस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, यूनिफॉर्म सर्विसेज, तो सबके बैंड्स आए थे, उन्होंने कम्पीट किया था, ठीक है, ओके। बढ़े हैं आगे, चलिए। एमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको गया? और हम बात कर रहे हैं इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025। तो इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में आर्चरी प्रीमियर लीग को गया है एमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर का खिताब। सो एमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में आर्चरी प्रीमियर लीग को मिला है। जैसे हम देखते हैं IPL होता है, ओके, इसी तरह से हम कबड्डी लीग देखते हैं, बहुत सारी लीग है ना, तो ये आर्चरी यानी तीरंदाजी वाली प्रीमियर लीग है। तो फिकी टर्फ 2025 न्यू दिल्ली के अंदर ये जो इवेंट था, फिकी टर्फ 2025 न्यू दिल्ली, उसके दौरान ये अवार्ड अनाउंस किया गया। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इसको ऑर्गेनाइज किया, और APL वर्ल्ड की पहली प्रोफेशनल आर्चरी लीग है जिसके अंदर इंडिया और इंटरनेशनल मैन विमेन आर्चर्स आकर के आपस में खेलते और कंपीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, वीर बाल दिवस कब आता है? लिखिए, इंपॉर्टेंट डेज में पढ़ा चुकी हूं, ठीक है। वीर बाल दिवस कब आता है लिख करके बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। सो वीर बाल दिवस, अच्छा, ओहो सॉरी माय बैड लिखा हुआ है यहाँ पे 26 दिसंबर, यस। क्यों मनाया जाता है वीर बाल दिवस, चलिए ये बता दीजिए, ठीक है। सो वीर बाल दिवस 26 दिसंबर 2025 को आता है, और उसी दिन कॉन्फर किया गया किसके द्वारा? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार को, ठीक है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, बच्चों को ये प्राइज दिए जाते हैं अपनी ब्रेवरी के लिए। हैंडओवर या कॉन्फर किसने की है? प्रेसिडेंट ने की, प्राइम मिनिस्टर नहीं देते हैं, ठीक है। वीर बाल दिवस यानी 26 दिसंबर के उपलक्ष्य पे ये दिए जाते हैं। सो कितने बच्चों को दिए गए? पहला पॉइंट, 20 चिल्ड्रन गॉट दिस अवार्ड। एक्सेप्शनल ब्रेवरी अगर उन्होंने दिखाई है, अब वो ब्रेवरी किसी भी फील्ड में हो सकती है, ऐसा नहीं है कि आपने जाकर के कुछ बहादुरी किसी को बचाने में या किसी से लड़ने में की हो, नो, ब्रेवरी कैन बी इनटू एनी फील्ड, इनटू सोशल सर्विस, एनवायरनमेंट, स्पोर्ट्स। ब्रेवरी मतलब बहादुरी तो है ही, उसके अलावा सोशल सर्विस, एनवायरनमेंट, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी, किसी में भी अगर आपने एक्सेप्शनल प्रदर्शन किया है तो बाल पुरस्कार से आप सम्मानित किए जा सकते हैं, ओके। कौन सी मिनिस्ट्री इसको ऑर्गेनाइज करती है? सेकंड क्वेश्चन बनता है। तो देखो, बच्चों से रिलेटेड विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। हु इज हेडिंग दिस मिनिस्ट्री? कौन है यूनियन मिनिस्टर इस मिनिस्ट्री के? लिखिएगा। अब देखो, एलिजिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए, आपको उन 20 बच्चों का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है जिनको पुरस्कार मिला है। एलिजिबिलिटी इज अ गुड एरिया जहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो कौन सी एज ग्रुप के बच्चे एलिजिबल होते हैं? 5 से ऊपर, 18 से नीचे, 5 to 18, ओके। अबव द एज ऑफ 5, नॉट एक्सीडिंग 18, इंडियन सिटीजन होने चाहिए। अब उनका एक्ट, इंसिडेंट, अचीवमेंट, जब अवार्ड मिलना है या जब रादर उन्होंने एप्लीकेशन भरी है, नॉमिनेट किया है खुद को, उसके 2 साल के अंदर अंदर वो इवेंट उन्होंने किया हुआ होना चाहिए। टोटल अवार्ड मैक्सिमम जो दिए जाते हैं वो 25 दिए जाते हैं,
ओके, अपर कैप 25 लगाई गई है। हालांकि एक्सेप्शनल केसेस में जो नेशनल सिलेक्शन कमेटी है वो चाहे तो इसको रिलैक्स कर सकते हैं, पर अभी के लिए लिमिट 25 की सेट है। ओके, और इसमें कोई कैश प्राइज नहीं मिलता है, मेडल, सर्टिफिकेट, साइटेशन बुकलेट मिलती है। तो ये सारे पॉइंटर्स अच्छे से ध्यान रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2025। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, IAS और स्टेट से जो सिविल सर्वेंट्स निकलते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लगे हुए होते हैं, तो उनके लिए अवार्ड्स हैं ये। प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2025 सरकार ने अप्रूवल दे दिया है कि हम इस साल से ये अवार्ड्स देंगे। ओके, सो गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द स्कीम फॉर प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो भी सिविल सर्वेंट्स अक्रॉस इंडिया एक्सीलेंट काम करेंगे उनको अवार्ड दिया जाएगा। कितनी कैटेगरी में? 3 कैटेगरी के अंदर। पहला है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, तो डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट, उनके विकास के लिए 5 अवार्ड्स दिए जाएंगे। एस्पिरेशनल ब्लॉक, तो जो ब्लॉक लेवल है उसके लिए 5 अवार्ड दिए जाएंगे। और अगर इनोवेशन सेंट्रल मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रहा है तो 6 अवार्ड्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरीज है। अब ये जो अवार्ड सेरेमनी है 21 अप्रैल को सिविल सर्वेंट्स डे होता है, 21 अप्रैल, राइट। तो 21 अप्रैल 2026 में पहली बार ये अवार्ड दिए जाएंगे विज्ञान भवन नई दिल्ली में। कौन प्रेजेंट करेंगे? प्रधानमंत्री जी प्रेजेंट करेंगे। खत्म नहीं हुए अवार्ड्स, ना 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 ना, एक छोटा सा ब्रेक लिया है हमने। तो जो बच्चे ऑलरेडी जानते हैं दे कैन टेक अ वाटर ब्रेक, जिनको नहीं पता आपके लिए एक अगेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। देखिए, यूट्यूब से आप अपनी करंट अफेयर को थरली तैयार कर सकते हैं, अपनी जनरल अवेयरनेस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर जैसे बाकी सब्जेक्ट्स भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन यूट्यूब की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में आपको रेगुलर क्लासेस या एक पर्टिकुलर फ्लो में क्लासेस मिले, या आप जिस एग्जाम को केटर कर रहे हो जरूरी नहीं है उसी एग्जाम से रिलेटेड प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। हालांकि कंटेंट आपको बहुत सारा मिलेगा, प्लेलिस्ट पे जाके चेक कीजिए, जो भी कंटेंट मिलेगा बहुत अच्छे लेवल का मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको एक स्ट्रक्चर्ड तैयारी करनी है तो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं परचम ऐप पे। ठीक है, तो अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया, पहली चीज तो ये करें, परचम ऐप डाउनलोड करेंगे। उस पर आप अगर SSC की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए लाइफ टाइम बैचेस अवेलेबल हैं। परचम ने 2025 में अभी लेटर हाफ में जो भी बैचेस लॉन्च किए सब लाइफ टाइम है। लाइफ टाइम का मतलब क्या होता है कि आपको जो मिल गया वो आप जीवन भर देख सकते हो? नहीं, सिर्फ ये मतलब नहीं है। लाइफ टाइम का मतलब है जितनी बार लाइव क्लासेस लगेंगी उतनी बार आप उन नई लाइव क्लासेस में एनरोल होकर के उन क्लासेस को अटेंड कर सकते हो विदाउट पेइंग एनी एडिशनल फी। ओके, पहले जैसे 1 साल 2 साल वैलिडिटी थी, अब आपकी वैलिडिटी लाइफ टाइम की है। तो जो आपको मिल गया वो तो रहेगा रिकॉर्डेड फॉर्म में, और नई नई क्लासेस जो आती रहेंगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, मेंटोरशिप है, टेस्ट्स हैं, लाइव क्लासेस हैं, वो आप हमेशा अटेंड कर सकते हो। ओके, तो SSC का कंप्लीट बैच भी अवेलेबल है। 5 मंथ्स के अंदर एक बार का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, फिर वापस रिपीट होने लग जाता है। ओके, और इसमें आपको मॉक टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है, और रेलवे का भी बैच इसी तरह से अवेलेबल है। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो दोनों एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, और दोनों एग्जाम का सिलेबस मोटा मोटा कॉमन है, कुछ एक जगह चेंजेस हैं, जैसे एक में इंग्लिश नहीं आती, कंप्यूटर्स नहीं आता, एटसेट्रा। तो यहां अगर आप दोनों एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आई वुड रिकमेंड गो फॉर दिस बैच। ठीक है, पॉकेट फ्रेंडली भी है एंड इट विल बी अ कन्वीनियंट वन। अच्छा, जिन बच्चों को सिर्फ स्टैटिक जीके की तैयारी करनी है, आपको लगता है बाकी सब हमने पढ़ लिया है, पहले से तैयारी है, तो ये मेरा स्टैटिक जीके प्रोग्राम है, निमोनिक के साथ मैंने पढ़ा रखा है। ये प्रोग्राम SSC रेलवे में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, आप अलग से भी ले सकते हो। इसी तरह से SSC रेलवे के लिए आप अलग से जनरल अवेयरनेस भी ले सकते हो, पूरा बैच नहीं चाहिए तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। प्लीज चेक ऑन परचम एप्लीकेशन। कोर्सेज के अलावा टेक्स्ट बुक्स और ई बुक्स जो होती हैं, टेस्ट, मॉक टेस्ट और ई बुक्स, वो भी अवेलेबल हैं सब परचम ऐप पे जाकर के। आप अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए 1 लाइनर मिल जाएंगी आपको। ओके, देन PYQ ई बुक्स मिल जाएंगी आपको, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, मॉक्स वगैरह सब दिए हुए हैं वहां पे, सैंपल्स दिए हुए हैं, देख लीजिएगा। कोई भी डाउट आए तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। ओके, चलते हैं आगे। सो अवार्ड्स में आगे बढ़ते हैं। BNHS साइंटिस्ट हैं परवीन शेख। ये परवीन शेख जी को आप देख रहे हैं। तो BNHS क्या है? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, BNHS की साइंटिस्ट हैं परवीन शेख। इन्होंने जीता है सैंक्चुरी वाइल्ड लाइफ सर्विस अवार्ड 2025। सैंक्चुरी वाइल्ड लाइफ सर्विस अवार्ड 2025 कौन देता है? इसको दिया जाता है सैंक्चुरी नेचर फाउंडेशन द्वारा। और अगर आपने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से रिलेटेड बहुत अच्छा काम किया है तो ये अवार्ड आपको मिलता है। तो इन्होंने, परवीन शेख जी ने क्या काम किया है? इन्होंने नेशनल चंबल सैंक्चुरी में जो एंडेंजर्ड इंडियन स्किमर बर्ड है उसके कंजर्वेशन के लिए काम किया है, उसके चलते अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट आइए ट्रंप जी। सो ट्रंप जी को
ट्रम्प जी इसलिए कह रहे हैं बिकॉज महान व्यक्ति हैं महान कारनामे करते हैं इसलिए महान व्यक्ति हैं। तो ट्रम्प जी को नोबेल पीस प्राइज चाहिए था पर नहीं मिला, तो अलग अलग तरीके से पीस प्राइज इनको मिल रहे हैं, आज हम देखेंगे। पहला है फीफा पीस प्राइज, ठीक है। तो फीफा जो वही इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन का पूरा वर्ल्ड चैंपियनशिप होता है, तो उसी के इनॉग्रेशन के दौरान और डोनाल्ड ट्रंप को फीफा पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा किसने दिया, जियानी इन्फेंटिनो जो कि फीफा को हेड करते हैं, प्रेसिडेंट हैं। तो 2026 वर्ल्ड कप ड्रॉ के दौरान वॉशिंगटन के अंदर ये प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। और फीफा वर्ल्ड कप अब 2026 के अंदर है, को होस्ट कर रहे हैं यूएस, कनाडा एंड मेक्सिको। नेक्स्ट देखिए, कर्नल प्रतीक रॉय इंडियन आर्मी के हैं, कर्नल प्रतीक रॉय, इन्होंने रिसीव किया है ऑस्ट्रेलिया का प्रेस्टिजियस गेडिस ग्रेवल अवार्ड। तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर डिफेंस स्ट्रेटेजिक एंड स्टडीज कोर्स कंप्लीट किया ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस कॉलेज में, और उसके चलते अवार्ड इनको दिया गया है बिकॉज ऑफ हिज एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस। ठीक है, तो कर्नल प्रतीक रॉय गेडिस ग्रेवल अवार्ड एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं टाइम्स 2025। अलग अलग कैटेगरी में टाइम्स 2025 पर्सन ऑफ द ईयर दिए जाते हैं। तो टाइम्स 2025 एथलीट ऑफ द ईयर कौन बनी है, एजा विल्सन प्रोफेशनल विमेन बास्केटबॉल प्लेयर हैं और लास वेगस एसेस को रिप्रेजेंट करती हैं। एजा विल्सन इज टाइम्स 2025 एथलीट ऑफ द ईयर। एथलीट का ए, एजा का ए। लियोनार्डो डिकैप्रियो, सब जानते हैं इनको टाइटैनिक की वजह से, यस, एंड इनका नाम टाइम्स 2025 एंटरटेनर ऑफ द ईयर में आया है। देन टाइम्स 25 सीईओ ऑफ द ईयर किसको गया है, जिस प्लेटफॉर्म पे आप ये क्लास देख रहे हो यूट्यूब, उसके इंडियन ओरिजिन के सीईओ हैं नील मोहन, यस, तो इनको गया है सीईओ ऑफ द ईयर बाय टाइम्स मैगजीन। चलिए आगे देखते हैं, पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, अभी रिसेंटली चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है किसको, आसिम मुनीर को। तो आसिम मुनीर जी जो हैं, अब एक बच्चे ऑफेंड हो गया, एक बच्चा, उन्होंने कहा कि आप आसिम मुनीर को आसिम मुनीर जी क्यों कह रहे हो मैम, ये तो पाकिस्तान के हैं। मैंने कहा हमारी एलिगेंस है, हमारी जो तमीज़ है वो हमारे साथ है ना, राइट, तो उसको क्यों छोड़ दें। कभी सामने पढ़ेंगे और बदतमीजी करेंगे तब जी हटा देंगे, अभी तो सामने नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो हम अपनी तहजीब के साथ में बात करें तो कोई बुराई तो नहीं है, राइट, तो थोड़ा उम्र का तकाजा ही मान लेते हैं और कुछ नहीं। तो आसिम मुनीर जी को दिया गया है सऊदी अरेबिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। सऊदी अरेबिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर कौन सा है, किंग अब्दुल लजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंस। किंग अब्दुल लजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है आसिफ मुनीर जी को, जो कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ऑल राइट, नासा में झंडे गाड़ के आई है इसरो की एक स्टूडेंट, मतलब इसरो तो नहीं, स्टूडेंट्स की एक टीम है जिन्होंने सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और आइडिएशन के अंदर काफ़ी अच्छा काम किया है। तो इंडियन टीम्स सैटेलाइट इंटरनेट कॉन्सेप्ट कि हम सैटेलाइट से क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट की वजह से 2025 स्पेस एप्स चैलेंज जो नासा ऑर्गेनाइज कर रहा था, उसको हमारी इंडियन टीम जीत करके आई है। स्टूडेंट्स की टीम है ये। सो इंडियन सैटेलाइट इंटरनेट कॉन्सेप्ट ने जीता है टॉप ऑनर नासा स्पेस एप्स चैलेंज 2025 का। चेन्नई बेस्ड टीम है ये, टीम का नाम ध्यान रखिएगा, फोटोनिक्स ओडेसी, और इन्होंने एक सॉवरेन फेज्ड अरे सैटेलाइट, जिसकी मदद से हम इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेट का जो है वो कैसे डेवलप कर सकते हैं और उसको बिल्कुल रिमोट लोकेशंस तक भी इंटरनेट सेवाएं कैसे इसके थ्रू पहुंचाई जा सकती हैं, ये इनका पूरा प्रोजेक्ट था। और इस टीम का नाम है फोटोनिक्स ओडेसी। इन्होंने जीता है नासा का ये चैलेंज। ठीक है, सो ये जो इंटरनेशनल स्पेस एप्स चैलेंज है नासा का एनुअल ग्लोबल हैकाथॉन है। कब से शुरू हुआ था, 2012 में शुरू हुआ था और काफी प्रेस्टिजियस माना जाता है। एक और प्राइज अनाउंस हो चुका है ट्रंप जी के लिए, और कौन सा प्राइज है, इजराइल पीस प्राइज। तो भाई इजराइल को सपोर्ट करता ही है यूएस, एवरीबॉडी नोस। तो नेतन्याहू जी ने कहा कि कोई बात नहीं जी, आपको नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला तो हम देंगे हम इजराइल का पीस प्राइज आपको देंगे। तो अनाउंसमेंट कर दिया है, और फ्लोरिडा टॉक्स हुए और उसमें नेतन्याहू ने अनाउंस किया दैट वील बी ऑनरिंग डोनाल्ड ट्रंप विद दिस पर्टिकुलर प्राइज। ठीक है, तो इजराइल का हाईएस्ट सिविलियन एंड कल्चरल ऑनर है इजराइल का पीस प्राइज। और ट्रंप
पिछले 80 सालों की हिस्ट्री में पहले नॉन इजरायली बनेंगे जिनको ये ऑनर दिया जाएगा। इसके अलावा एक नाम और ध्यान रखिएगा, और वो नाम है इंडियन कंडक्टर, कंडक्टर मतलब बस वाले कंडक्टर नहीं है, जुबीन मेहता जी, म्यूजिक कंडक्ट करने वाले व्यक्ति, राइट। तो 1991 में इसी तरह का ऑनर, इजराइल पीस प्राइज नाम नहीं था उसका, लेकिन इजराइल का काफी प्रेस्टिजियस ऑनर इनको भी दिया गया था, ये भी नॉन इजरायली थे। और अब डोनाल्ड ट्रंप को पहली बार इजराइल पीस प्राइज नॉन इजरायली के तौर पे मिलेगा। ओके, नेक्स्ट आइए, हैंडीक्राफ्ट्स अवार्ड 2025 एक बार देखने जैसे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में इनमें देखने जैसा कुछ भी नहीं है। तो हैंडीक्राफ्ट अवार्ड 2025 कौन अवार्ड करेगा, या अवार्ड किए जा चुके हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने दिए, ठीक है। कब से शुरुआत हुई, 1965 से हुई। और हैंडीक्राफ्ट अवार्ड क्या होते होंगे, लोग जो हाथों से हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं उनमें जिसका भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उस हिसाब से अवार्ड दिए जाते हैं। तो नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड्स हैं, और मास्टर हैंडीक्राफ्ट्स बनाने वाले जो अच्छे अच्छे कलाकार होते हैं उनको ये अवार्ड एक्सेप्शनल वर्कमैनशिप के लिए दिए जाते हैं। हैंडीक्राफ्ट अवार्ड में भी सबसे हाईएस्ट ऑनर कौन से हैं, शिल्प गुरु अवार्ड्स, ठीक है। शिल्प गुरु अवार्ड्स हाईएस्ट रिकॉग्निशन है इंडिया के हैंडीक्राफ्ट सेक्टर का। 2002 में इनकी शुरुआत हुई। और नेशनल हैंडीक्राफ्ट वीक कब आता है ये भी देख लीजिए, 8 से 14 दिसंबर। चलिए, तो अब आते हैं सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट पे। सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को मिला है बेस्ट एयरपोर्ट का खिताब, और बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट है, डेफिनेटली बहुत खूबसूरत है। सो सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट टाइटल ले चुका है ट्रैवल प्लस लेजर इंडियाज बेस्ट अवार्ड में। स्काई ट्रैक्स में भी इसको अभी रिसेंटली अवार्ड मिला था, स्काई ट्रैक्स ने भी इसको बेस्ट एयरपोर्ट कहा था, और अभी ट्रैवल प्लस लेजर इंडियाज बेस्ट अवार्ड्स में भी इसको ही मिला है। और अगर हम बात करें एयर इंडिया की, तो एयर इंडिया को बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन एंड साउथ एशियाज बेस्ट अवार्ड 2025 मिला है, सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर। NCSM विंस 2 PRSI नेशनल अवार्ड 2025। क्या है ये, क्या बोल गए हम कोड लैंग्वेज में, तो देखो NCSM क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम। इन्होंने 2 PRSI नेशनल अवार्ड्स जीते हैं। PRSI क्या है, पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से 2 अवार्ड गए हैं नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम को। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम किसके अंडर में आता है, ये एक संस्था है या एक ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में। इस तरह के जो अवार्ड है ना, पढ़ने में मजा नहीं आता, लगता है कैसे से अवार्ड है, याद भी कहाँ रहेंगे, लेकिन पढ़ने जरूरी है, बिकॉज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB जो है, सरकारी जो भी फोरम्स हैं वहां पे इस तरह के अवार्ड आते हैं, इनकी इंफॉर्मेशन आती है और एग्जामिनर भी उठाएंगे वहां से, ठीक है। तो ऑल इंडिया रेडियो हो, PIB हो, दूरदर्शन हो, इन सब पे इनके जो आर्टिकल्स होते हैं, पब्लिकेशंस होती हैं, या ऑनलाइन इनके पोर्टल्स हैं, वहां पे आपको ये अवार्ड देखने को मिलेंगे। तो बोरिंग लगे या अच्छा लगे, पढ़ना तो पड़ेगा। आ जाओ जी। सो 47th ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशंस कॉन्फ्रेंस थी, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया देहरादून उत्तराखंड में, और उसी के अंदर PRSI ने 2 अवार्ड NCSM को दिए हैं। पहला है हर घर म्यूजियम इनिशिएटिव के लिए, हर घर म्यूजियम, जिसमें सोशल मीडिया के इस्तेमाल से और ये पूरी कैंपेन चलाई गई, और दूसरा है वेस्ट टू आर्ट पब्लिकेशन। तो इनके चलते ये 2 अवार्ड मिले। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने प्रेजेंट किया नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब आता है, 14 दिसंबर। फोर्ट के अंदर गए थे हम और एनर्जी नहीं थी, ऐसा कुछ ध्यान कीजिए, मैंने इंपॉर्टेंट डेज में पढ़ा दिया है, नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिएगा, ट्रिक टेक्निक से सब याद हो जाएगा। तो NECA यानी नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स 1991 से हर साल दिए जाते हैं। 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे पे ही ये दिए जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा इनको अवार्ड किया जाता है, हैंडओवर प्रेसिडेंट ने किया। ओके, तो जो भी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, इंस्टीट्यूशन है जो बिजली बचा रहे हैं और फिर अपना काम कर रहे हैं, उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। अच्छा, इस बार जो अवार्ड दिए गए हैं, टोटल 28 सब सेक्टर्स और 7 ब्रॉड कैटेगरीज में दिए गए। कितनी कैटेगरीज, 7, और एक कैटेगरी इसी साल से इंट्रोड्यूस हुई है, याद रखिएगा कौन सी है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एंड डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स। यस, वही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो आपको अलग अलग सनस्क्रीन और फेस क्रीम और फेस पाउडर और कपड़े और ये सब चीज़ों के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर वो आपको बिजली बचाने के लिए, इफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी के लिए इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो उनको भी अवार्ड किया जाएगा। ओके, चलिए
असम के सीएम कौन है ये? हेमंत बिस्व शर्मा जी। यस, सो असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा जी को को दिया गया है SIES। SIES क्या है? साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी का नेशनल एमिनेंस अवार्ड फॉर लीडरशिप। SIES एमिनेंट अवार्ड फॉर लीडरशिप हेमंत बिस्व शर्मा जी को दिया गया है। बस इतना ध्यान रख लीजिएगा, इसमें 2.5 लाख रुपीस का कैश प्राइज भी इन्वॉल्व है। इसके साथ और भी बहुत सारे लोगों को अवार्ड दिया गया, मुंबई डब्बा वालास को भी दिया गया, लेकिन ये एक एमिनेंट है, ये देख लीजिए। आगे बढ़ेंगे। सी डॉट क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, इन्होंने जीता है IEEE SA कॉर्पोरेट अवार्ड 2025। IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, SA यानी स्टैंडर्ड एसोसिएशन का कॉर्पोरेट अवार्ड जीता है सी डॉट ने। क्यों जीता है भाई? क्या कर दिया इन्होंने ऐसा? पहली ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया से जिनको ये ऑनर मिला है, और पूरे के पूरे दुनिया भर में 5th ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, ये जो स्टैंडर्ड्स है ना IEEE SA के, तो इनके स्टैंडर्ड से वायरलेस ब्रॉडबैंड, रूरल 5G, टेलीकॉम, एजुकेशन, इन सब के अंदर कंट्रीब्यूट किया है, जिसके चलते ये अवार्ड मिला है। इंडियन स्कूल ऑफ नेचर ISN कहाँ है? ये आगरा के अंदर है। ISN आगरा, इन्होंने जीता है क्लाइमेट गार्जियन अवार्ड। क्लाइमेट गार्जियन अवार्ड कहाँ? TOFT 2025 में। TOFT क्या है? टूर ऑपरेटर्स फॉर टाइगर वाइल्ड लाइफ एंड नेचर टूरिज्म अवार्ड मिला है। ठीक है, तो ये ISN आगरा ने जीता है। वन लाइनर की तरह ध्यान दीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। ओके, इनोविटी इन्होंने जीता है यूरन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न अवार्ड। यूरन इंडिया का फ्यूचर यूनिकॉर्न अवार्ड किसके पास गया है? इनोविटी के पास गया है। इनोविटी बेसिकली इंडिया का लीडिंग पेमेंट सेंट्रिक रिटेल SaaS है। क्या होता है ये मैं समझाती हूँ, घबराना नहीं है। देखो, अलग अलग आप प्लेटफॉर्म्स देखते हो जो पेमेंट्स के लिए काम में लिए जाते हैं, UPI वगैरह, उनका जो सॉफ्टवेयर है ना, वो सॉफ्टवेयर बनाने की ये कंपनी है। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो एक पेमेंट सेंट्रिक रिटेल SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, तो ये सॉफ्टवेयर बनाते हैं उन रिटेल पेमेंट वाली कंपनीज के लिए, और ये है इनोविटी। इनोविटी इज अ रिटेल SaaS। तो इनोविटी को अभी यूरन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न अवार्ड मिला है, और इनको रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ चीता। कौन सी कैटेगरी में? चीता। तो ये जो अवार्ड है ना, चीता, गजेल, यूनिकॉर्न, ये इंडेक्स है, तो इनमें कैटेगरीज में डाला जाता है। तो परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे चीता कैटेगरी के अंदर इनोविटी को डाला गया है फॉर द ईयर 2025 फॉर एक्सेलेंस इन SaaS बेस्ड पेमेंट सॉल्यूशंस। तो ये सांस क्या है, समझ में आ गई? सांस में तेरी मेरी सांस मिली, तो व्हाटएवर, तो ये सांस है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, राइट? चल, इनोविटी का नाम ध्यान रख लीजिएगा। आइए, एक अवार्ड है जिसका फर्स्ट एडिशन था इस बार। फर्स्ट एडिशन ऑफ सिनेकाइंड अवार्ड हेल्ड इन कोलकाता। कहां हुआ ये? कोलकाता में हुआ। पहला एडिशन है सिनेकाइंड अवार्ड। तो सिनेकाइंड अवार्ड क्या है भाई? अगर आपने एनिमल वेलफेयर के लिए कुछ भी काम किया है, वो सिनेमा में किया हो या एज एन NGO किया हो, तो आपको अवार्ड दिया जाता है। और सिनेकाइंड अवार्ड अपनी तरह का पहला यूनिक इनिशिएटिव है। किसने शुरू किया भाई? प्रेसिडेंट ऑफ फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया फिरदौसल हसन और मेनका संजय गांधी, जो कि चेयरपर्सन है पीपल्स फॉर एनिमल की। मेनका गांधी और फिरदौसल हसन ने इसकी शुरुआत की है। वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस के लिए अगर आप सिनेमा, NGO, इंस्टीट्यूशन लेवल पे काम करते हो, लिखते भी हो, तो ये अवार्ड मिल सकता है। ओके, और इस बार का जो अवार्ड है वो 3 अलग अलग कैटेगरी के अंदर गया है। इतनी डिटेल मेरे ओपिनियन में सबको रटने की जरूरत नहीं है, पर एक बार फिर भी पढ़ा दूंगी मैं। सिनेकाइंड अवार्ड फॉर प्रमोटिंग वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस डॉक्टर हर्षा अत्माकुरी को गया है। माँ का दूध फिल्म बनाई इन्होंने। डायरेक्टर ऑफ चेंज अवार्ड मिस डॉली व्यास आहूजा एंड मिस्टर आर्यमान रामसे को गया है द लैंड ऑफ अहिंसा के लिए। सिनेमैटिक इम्पैक्ट अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर मिस्टर निर्मल वर्मा फॉर कीपर ऑफ द लास्ट हर्ड। इन माई ओपिनियन, इफ यू आस्क मी, ये याद करने की जरूरत नहीं है। याद करना वैसे भी डिफिकल्ट होगा। ठीक है, चलिए। ओके, टर्नर प्राइज। कौन सा प्राइज है जी? टर्नर प्राइज। अच्छा प्राइज है, ध्यान दे दीजिएगा। इनीना कालू becomes the first artist with a learning disability to win Turner Prize। तो पहली आर्टिस्ट जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी है, यानी चीजें नहीं सीख पाती हैं, उनको टर्नर प्राइज दिया गया है। टर्नर प्राइज 84 में शुरू हुआ है। मोस्ट एस्टीम्ड अवार्ड है कंटेम्प्ररी ब्रिटिश आर्ट का।
तो अगर आप ब्रिटिश आर्ट, आज के टाइम का जो ब्रिटिश आर्ट है उसमें हाईएस्ट अवार्ड टर्नर प्राइज दिया जाता है, और वो पहली बार किसी लर्निंग डिसेबिलिटी वाले पर्सन को गया है, इनीना कालू। याद रहेगा, 25,000 पाउंड का प्राइज मनी इसमें शामिल है। ये भी एक बार देखने जैसा है। कर्नाटका ने एक नया अवार्ड लॉन्च किया है, शिक्षण नवचेतना। शिक्षण नवचेतना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्कूल्स कुछ भी नया इनोवेटिव कर रहे हैं जिससे कि पॉजिटिव चेंज आ सके एजुकेशन में, तो उनको अवार्ड दिया जाएगा। शिक्षण नवचेतना किसने शुरू किया है? कर्नाटका ने। JSS STU, दैट इज JSS साइंस टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, कहाँ की है? मैसूरू की है। उन्होंने जीता है CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, कहीं लिखा होगा, ये रहा, का एक्सीलेंस फॉर विमेन इन स्टेम 2025 अवार्ड, यानी कि महिलाओं को साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स STEM में ज्यादा से ज्यादा आगे लाने के लिए JSS STU जो है इनको CII ने ये अवार्ड दिया है। बस इतनी बात। ओके, चलो। और लगातार दूसरे साल ये अवार्ड मिला है। रवि DC, इनको मिला है प्रेस्टिजियस फ्रेंच शेवलियर दे आयोर देस आर्ट एस देस लेट्रेस अवार्ड। क्या है, क्या बोला मैम ने? ये बेसिकली नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स ये अवार्ड है फ्रांस का। वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑनर है जो इंडिविजुअल्स को दिया जाता है आर्ट एंड लिटरेचर के क्षेत्र में। उन्होंने अगर ग्लोबली बहुत इन्फ्लुएंस किया है, ठीक है, तो ये अवार्ड किसको गया है? रवि DC को। पब्लिशर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं DC बुक्स के, ठीक है, रवि DC याद रख लेना। एंड नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स, जो कि कहाँ का वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड्स है? फ्रांस का। और किसने दिया है? ये व्यक्ति कौन है? ये हैं थेरी मैथ्यू, फ्रेंच एम्बेसडर टू इंडिया। एक बार देखने जैसा अवार्ड अगेन, एडवोकेट शुभम अवस्थी हैं, इनको 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड मिला है। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और अंडर 40 में काफी अच्छा काम कर रहे हैं, जिसके चलते शुभम अवस्थी जी को यह अवार्ड दिया गया है। PGIMIR, ये क्या है? ये पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ की का इंस्टीट्यूशन है, और इसको अवार्ड किया गया है इंडियाज बेस्ट हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट इंस्टीट्यूट। हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट इंस्टीट्यूट बेस्ट इंडिया का लगातार दूसरे साल, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने यह अवार्ड दिया है। बस इतना ध्यान रखेंगे। चलिए, ये कौन है? ये है प्रोफेसर थेल्मा। प्रोफेसर थेल्मा हैज बीन सिलेक्टेड एज कूर्ग पर्सन ऑफ द ईयर 2025। अगेन एक बार देखने जैसा है, कूर्ग पर्सन ऑफ द ईयर 2025 प्रोफेसर थेल्मा को, BK थेल्मा को दिया गया है। इन्होंने पहली जेनेटिक स्टडीज की थी कोडवास के ऊपर, कोडवास जो कि, अच्छा मुझे बता दीजिए, ये वैसे तो बहुत कॉमन सा है, आप यहाँ आसपास देखोगे तो आंसर मिल जाएगा। कोडवास इनहेबिट वेरिया, दे बिलोंग टू विच पार्ट ऑफ इंडिया? तो कोडवास की पहली जेनेटिक स्टडी इन्होंने की थी, और इसलिए थेल्मा जी को कूर्ग पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। ओके, अवार्ड सेगमेंट पूरे दिसंबर का जो भी कुछ आपको पढ़ने की जरूरत थी वो आपने पढ़ लिया है। अब क्या करेंगे? मैंने पढ़ा दिया, अब आपका काम है, अब आप टेस्ट दीजिए और देखिए अपना स्कोर कितना है। 5 क्वेश्चन आपसे पूछने वाली हूँ, आंसर कीजिए, अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ओके, और फिर हम फिनेंस वाली कैटेगरी पे मूव ऑन करेंगे। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन कमिंग योर वे। द फिल्म होम बाउंड शॉर्टलिस्टेड फॉर 2026 ऑस्कर्स वाज डायरेक्टेड बाय, आपको वही क्वेश्चंस मिलेंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनके पूछे जाने के चांसेस एग्जाम में ज्यादा हैं, ठीक है। आंसर बताइए। नीरज घेवन। ओके, हिंट चाहिए तो देख लीजिए, घेवन के अंदर वन आ रहा है और यहाँ होम है, एक तरफ घर है एक तरफ वन है, ऑपोजिट है ना दोनों। टेसी Thomas received Dr. Paulos Mar Gregorius Award 2025. She is best known for her contribution to the development of which missiles? डॉक्टर टेसी थॉमस को डॉक्टर पॉलोस मार ग्रेगोरियस अवार्ड मिला था, ठीक है, मिसाइल डेवलपमेंट के लिए। यस, डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर उनका जो भी कंट्रीब्यूशन था। आप बताइए कौन से मिसाइल के डेवलपमेंट के लिए जानी जाती हैं? अग्नि 4 एंड अग्नि 5। यस, अग्निपुत्री के नाम से भी इनको कहा जाता है। देखो, अग्नि उनके नाम में भी था, अग्निपुत्री। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ओके, अब इससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है, आपको करेक्ट बतानी है। क्या ये अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देती है? सोचो, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट देती है, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। एलिजिबल बच्चे क्या अबव 5 इयर्स एंड अंडर 18 इयर्स ऑफ एज होने चाहिए? सही है। क्या मैक्सिमम 25 अवार्ड एक साल में दिए जा सकते हैं? सही है। तो 2 एंड 3 आर करेक्ट, ए विल बी द राइट आंसर।
Which Indian team emerged as a global winner at NASA's 2025 International Space Apps Challenge? नासा का ये जो चैलेंज था, इसमें कौन सी इंडियन टीम है स्टूडेंट्स की चेन्नई से जो कि जीती? आंसर फोटोनिक्स ओडिसी. Which of the following personalities has been conferred with Chevalier des Ordres des Arts et des Lettres in December 2025? Knight of the Order of Art and Letters. Yes. फ्रांस का वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर है ये. किसको मिला है? रवि डीसी. अब देखो, इनको लिखने का इतना शौक है कि डीसी नहीं लिखते हैं, डीसी इतना लिखते हैं. हाँ, ऑलराइट. तो ये आपके 5 क्वेश्चंस खत्म हो गए. राइट डाउन योर स्कोर कि मैम अवार्ड्स में 5 में से इतना स्कोर आया. फिर फिनांस का अलग से लिखिएगा. चलें फिनांस पे मूव ऑन करें. ओके, ज़्यादा नहीं है, बस एक स्लाइड में ही आपको बता देती हूँ. जो बच्चे हायर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सिविल्स दे रहे हो, सीडीएस जैसे एग्जाम देना चाह रहे हो, लेक्चरर ग्रेड के एग्जाम देना चाह रहे हो, तो फिर आपके लिए 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं परचम ऐप पे. पहला है एनसीईआरटी. ओके, एनसीईआरटी इज एवरीबडी नो. एनसीईआरटी मेक्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर योर प्रिपरेशन, सिविल्स के लिए पर्टिकुलरली. यूपीएससी की तैयारी में है, यू कैन रेफर टू दिस. टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यू कैन रेफर टू दिस. ओके, स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, फुल फ्लेजेड कोर्स में अभी नहीं जाना चाहते हैं, यू कैन स्टार्ट विद दिस. राइट, सो दिस इज एन एनसीईआरटी बैच. ब्यूटीफुल बैच है, फ्लैगशिप बैच है अपना. 1 साल से चल रहा है, 1 साल से ज्यादा हो गया है, काफी सारे बैचेस निकाल दिए. एडवांस बैच है, सिर्फ एनसीईआरटी तक लिमिटेड नहीं रहता है, आपको एडवांस कॉन्सेप्ट भी बता दिए जाते हैं. लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में है. यस, लाइव और रिकॉर्डेड है. बहुत सारी चीजें आपको एड ऑन मिलती हैं. Mnemonic, mentorship, answer writing, mapping, news analysis, lot many things. So check it out. It's a beautiful batch, needless to say. And this is another बैच जो हमने लॉन्च किया है पहली बार स्टेट पीएससी का, साल भर का बैच विथ लाइफ टाइम वैलिडिटी. यानी साल भर में सिलेबस होगा, प्री और मेंस दोनों कवर होंगे. और ब्यूटी क्या है इसकी, ये इंडिया का पहला ऑल इन वन स्टेट पीएससी बैच है. यस, मतलब आपको हर एक स्टेट पीएससी की तैयारी के लिए अलग अलग बैच लेने की जरूरत नहीं है. बिकॉज आई डोंट नो आप में से कितने बच्चे जानते हैं, लेकिन 70-75% तैयारी स्टेट पीएससी की सारी कॉमन होती है, जो इंडिया लेवल वाला कंटेंट होता है. आपको अपने स्टेट की तैयारी सिर्फ अलग अलग करनी होती है. और सिर्फ एक स्टेट की तैयारी क्यों की जाए, आप अपने पड़ोस के 3-4-5 स्टेट्स के एग्जाम दीजिए ना, आपके चांसेस ऑफ सक्सेस कितने ज्यादा बढ़ जाएंगे. बिकॉज 70-75% कंटेंट तो आपको कॉमन ही पढ़ना है. करंट अफेयर कॉमन रहेंगे, नेशनल लेवल के जो भी हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ कॉमन रहेगा. एनवायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर. सिर्फ स्टेट जीके ही तो अलग से तैयार करनी है, तो कीजिए 3-4 एग्जाम की और दीजिए एग्जाम. इसमें आपको 15 स्टेट्स की एक साथ तैयार करवा दी जाती है सारी जीके, और बाकी तो सब होता ही है. तो पूरा प्री और मेंस हमारी जिम्मेदारी, पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी ऑफ कोर्स, और बहुत सारे एड ऑन्स इसमें भी आपको मिल जाते हैं. वेरी ब्यूटीफुल प्रोग्राम चल रहा है सक्सेसफुली. सो आप चाहें तो दोनों चीजें चेकआउट कर सकते हैं परचम ऐप पे. ये ले लिया है तो ये लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है. चलिए अब हम आते हैं फिनांस की तरफ. सो फिनांस में पहली न्यूज क्या आ रही है देखते हैं. फिनांस सेगमेंट पे कुछ भी बात करूं उससे पहले, अगर कोई बैंकिंग इंश्योरेंस का एग्जाम देने वाले बच्चे देख रहे हैं तो प्लीज पे अटेंशन. आप लोग ये जो जनरल सीए देखते हो, ये देखने के साथ साथ हर हफ्ते वीकली बैंकिंग सीए भी आता है, वो भी आप देखेंगे. बिकॉज जो कोर बैंकिंग रिलेटेड न्यूज है, जो सिर्फ बैंक के और इंश्योरेंस के बच्चों के काम की है, बाकी बच्चों के काम की नहीं है, वो आपको वहां कवर करवाई जाती है. उसको देखे बिना एग्जाम में नहीं जाएंगे आप, ठीक है. चलिए, सो पहली न्यूज है योर मनी योर राइट मूवमेंट. तो पीएम मोदी जी ने अभी अर्ज किया कि भाई इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कीजिए, आपका पैसा आपका अधिकार. योर मनी योर राइट मूवमेंट क्या है ये मूवमेंट? जो भी लोग हैं जिनका किसी भी तरह का फिनेंस अनक्लेम्ड पड़ा हुआ है, आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, पैसा आ गया पर आपने क्लेम नहीं किया है, आपके डिविडेंड पड़े हुए हैं, आपका किसी भी तरह से अगर पैसा जो आपका है, आपका अधिकार है, पर आपने क्लेम ही नहीं किया है, डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे इसलिए अटक गया, किसी भी रीजन से अटक गया, आपने नॉमिनी नहीं भर रखा था, व्हाटएवर, तो नाउ क्लेम इट. ओके, उससे रिलेटेड ये मूवमेंट है. अक्टूबर 2025 में ये मूवमेंट शुरू किया गया और अब अर्ज किया जा रहा है कि जानिए आपका अधिकार क्या है और वो अपना हिस्सा लीजिए. और इसमें ना 3A पे ध्यान दिया जा रहा है. 3A कौन से हैं? अवेयरनेस, एक्सेसिबिलिटी, एक्शन. अवेयरनेस कि पता हो हमारा पैसा अटका हुआ है, एक्सेसिबिलिटी कहाँ से वापस लिया जा सकता है, और एक्शन के लिए लीजिए भाई. ओके, और अब इसके लिए अलग अलग पोर्टल्स डिसाइड किए गए हैं. जैसे आरबीआई उद्गम पोर्टल है. अगर बैंक डिपॉजिट्स हैं आपके, आपने अनक्लेम छोड़े हुए हैं, होता है ना कई बार हम खाता यूज ही नहीं करते, उसमें थोड़ा बहुत पैसा पड़ा हुआ है, तो फोन आएगा आपको कि भाई पैसा निकाल लो, बैंक अकाउंट बंद कर दो, आप यूज नहीं कर रहे हो तो आरबीआई उद्गम पोर्टल. IRDAI का बीमा भरोसा पोर्टल है अगर इंश्योरेंस के प्रोसीड्स अनक्लेम्ड है, इंश्योरेंस का पैसा आपने लिया ही नहीं है. सेबी मित्र पोर्टल है अगर म्यूचुअल फंड अमाउंट आपके अनक्लेम्ड है. IEPFA पोर्टल है अगर डिविडेंड आपके अनक्लेम्ड पड़े हुए हैं, शेयर अनक्लेम्ड पड़े हुए हैं.
ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा को रिकॉग्नाइज किया गया है बेस्ट बैंक इन इंडिया बाय द बैंकर मैगजीन। द बैंकर मैगजीन ने बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा को द बेस्ट बैंक इन इंडिया डिक्लेयर किया है। और क्यों? एक फीचर खास तौर पे फिजिटल ब्रांचेस। फिजिटल ब्रांचेस क्या है? यानी कि ब्रांच में आप फिजिकली जाके या फिर डिजिटली अपना काम करवा सकते हैं, इनको फिजिटल ब्रांचेस कहते हैं। तो बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड बाय 2025 एशिया पैसिफिक ये मिला है बैंक ऑफ बड़ौदा को। ठीक है जी, चलो। गूगल पे ने लॉन्च किया है फ्लेक्स। फ्लेक्स, जिनकी मसल वसल बन जाती एकदम फ्लेक्स करते हैं ना, यस। सो गूगल, ये वो वाला फ्लेक्स नहीं है, गूगल ने लॉन्च किया है फ्लेक्स। यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड है ये, और अभी एक्सिस बैंक के साथ लिंक किया है, बहुत सारे और बैंक्स के साथ में ये लिंक करेगा। ठीक है, तो पहले तो ये ध्यान रखिएगा, फ्लेक्स ये किसने लॉन्च किया है? गूगल पे ने। तो गूगल पे ने फ्लेक्स को लॉन्च किया है, फर्स्ट एवर को ब्रांडेड डिजिटल क्रेडिट कार्ड प्लेटफॉर्म है ये। ओके, ग्लोबली लॉन्च करेंगे, इंडिया से शुरुआत की है, और इंडिया में भी एक्सिस बैंक के साथ गूगल पे फ्लेक्स एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया है, ताकि जब आपको यूपीआई पेमेंट्स वगैरह करने हो, जैसे आप ऑन द पॉइंट जो भी ट्रांजैक्शंस करते हो, तो ये जो कार्ड है आपके यूपीआई से लिंक्ड रहेगा रुपे नेटवर्क के ऊपर। तो ऑपरेटेड ऑन एनपीसीआई रुपे नेटवर्क, जिससे कि आप यूपीआई और कार्ड को लिंक करके पेमेंट कर सकते हो, एकदम सीमलेस पेमेंट हो जाएगा। डेलॉइट टू लॉन्च एआई पावर्ड टैक्स प्रज्ञा विजडम, समझ, है ना। तो किसने लॉन्च किया है टैक्स प्रज्ञा? डेलॉइट ने लॉन्च किया। ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसा एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म है जिससे कि टैक्स रिसर्च इजी होगी। किसी इंसान को अगर टैक्स के बारे में ज्यादा समझ नहीं है, जानना है, तो आप टैक्स प्रज्ञा का इस्तेमाल कर पाओगे, और ये किसने लॉन्च किया है? डेलॉइट ने। ठीक है जी, तो इट विल हेल्प टैक्स प्रोफेशनल्स, आम इंसान नहीं, प्रोफेशनल्स। अगर टैक्स प्रोफेशनल हैं, आपको स्लैब्स के बारे में, कैलकुलेशंस के बारे में, जो भी कुछ इन्स एंड आउट्स हैं, तो फास्टर रिसर्च एंड इनपुट्स एंड इनसाइट्स टैक्स प्रज्ञा से किए जा सकते हैं। मोबाइल फ्रेंडली एआई एजेंट है ये। आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, ओके, रीजनल रूरल बैंक्स ने अपना नया कॉमन लोगो लॉन्च कर दिया है। सो कॉमन लोगो अनवील्ड फॉर आरआरबी। आरआरबीज रीजनल रूरल बैंक होते हैं। रूरल एरियाज में बैंकिंग और फाइनेंशियल सॉल्यूशंस को पहुंचाने में आरआरबीज की अहम भूमिका होती है, राइट। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रामीण, दैट इज व्हाट, ग्रामीण इलाकों के लिए, है ना। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अनवील किया है नया लोगो रीजनल रूरल बैंक्स का, ताकि एक कॉमन ब्रांड आइडेंटिटी बन सके, क्योंकि अलग अलग स्पॉन्सर्स के साथ रीजनल रूरल बैंक खुलते हैं। किसी को बीओबी स्पॉन्सर कर रहा है, किसी को एसबीआई स्पॉन्सर कर रहा है ना, तो एक कॉमन आइडेंटिटी बन सके। तो रीजनल रूरल बैंक के बारे में स्टैटिक देख लीजिए, क्योंकि करंट तो बस इतनी सी बात है। सो आरआरबीज को फाइनेंशियल इंक्लूजन रूरल एरियाज में हो सके, यानी जो हमारी ग्रामीण आबादी है वो भी बैंकिंग सिस्टम से जुड़ सके, इसके लिए लाया गया था, और इजी लोन्स दिए जा सकें, वो अपनी सेविंग्स वगैरह कर सके, बैंकिंग सिस्टम रूरल एरियाज में पहुंचाने के लिए। और रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 के तहत इस्टेब्लिश किया गया था आरआरबीज को। किसकी रिकमेंडेशन थी? नरसिम्हम कमिटी ऑन रूरल क्रेडिट की रिकमेंडेशन पे 1975 में रिकमेंडेशन आई थी। सबसे पहला रीजनल रूरल बैंक, पहला था ना, तो प्रथमा ग्रामीण बैंक, ओके। और ये 2 अक्टूबर 1975 में स्टैब्लिश किया गया था। कहां? मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में। और इसकी स्पॉन्सरिंग किसने की थी? सिंडिकेट बैंक ने, जिसको अब हम कैनरा बैंक के अंडर नाम से जानते हैं। तो देखिए होता क्या है कि जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं उनमें इक्विटी कैसी होती है? 50% तो केंद्र सरकार का उसमें अधिकार होता है, स्टेट गवर्नमेंट का 15%, और बाकी स्पॉन्सर बैंक, है ना। जैसे हम बोलते हैं बीओबी ग्रामीण, तो उसमें बीओबी जो है वो स्पॉन्सर बैंक है, गॉट इट। और इसको रेगुलेट आरबीआई करते हैं, सुपरवाइज नाबार्ड करता है, नाबार्ड, यस, ऑलराइट। नेक्स्ट, कंज्यूमर कंप्लेंट्स अंडर ओम्बुड्समैन स्कीम ऑफ आरबीआई रोज बाय 13% इन FY25, फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर जो कंप्लेंट्स हैं कस्टमर की ओम्बुड्समैन स्कीम आरबीआई की जो है उसके तहत, वो कितनी बढ़ गई? 13% बढ़ गई। इस न्यूज का तो काम यहीं पे खत्म है। अब आपको पता होना चाहिए ओम्बुड्समैन क्या है भाई, व्हाट इज द स्कीम ऑल अबाउट। तो ओम्बुड्समैन आप बेसिकली चेक रखने का काम करते हैं, निगरानी रखने का काम करते हैं ना, एक तरह से आप कहिए कि ऑडिटिंग करते हैं, आपके ऊपर आपने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है वो देखने का काम करते हैं। तो आरबीआई का ओम्बुड्समैन क्या है? सीनियर आरबीआई ऑफिशियल है, जिसको फ्री फास्ट वे टू रिजॉल्व कस्टमर कंप्लेंट्स। क्यों आई है कंप्लेन, कहाँ गड़बड़ है, उसको रिजॉल्व करना, हुआ या नहीं हुआ। तो जो भी डेफिशिएंसी है सर्विस में, बैंक्स की, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसी जिसे हम बोलते हैं, जैसे बजाज वगैरह होते हैं ना, बजाज फाइनेंस एंड एटसेट्रा, पेमेंट सिस्टम्स में, क्रेडिट ब्यूरोज में, तो इनकी कमियों पे नजर रखना,
क्या गड़बड़ चल रही है, क्या कंप्लेन है, रिजॉल्व करवाना, गड़बड़ का पता लगाना, ये सब ओम्बड्समैन करता है। 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। वन नेशन वन ओम्बड्समैन का ये जो कॉन्सेप्ट है इसको फॉलो करते हैं ये। ओके तो अगर कोई गलत हुआ है किसी कस्टमर के साथ में तो उसको मुआवजा दिलवाना, कासी जुडिशल इनका नेचर होता है ना, थोड़े बहुत अधिकार इनके पास होते हैं, पूरे मजिस्ट्रेट और वाले नहीं होते पर थोड़े होते हैं। अच्छा, ये जो स्कीम लाई गई थी आरबीआई ओम्बड्समैन स्कीम, उसके पहले ये 3 स्कीम चलती थी जिनको मर्ज किया गया था, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम, एनबीएफसी और डिजिटल ट्रांजैक्शन वाली ये स्कीम। गॉट इट? आरबीआई ने 5-year नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन अनवील की है, 5 साल की। ओके तो आरबीआई ने 5 साल की नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे सबको एक साथ लेकर गया है फाइनेंशियल लिटरेसी में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, उसकी 5-year पॉलिसी रिलीज की है, अनवील की है 25 से लेकर 30 तक की, ताकि यूनिवर्सल, इक्विटेबल, अफोर्डेबल एक्सेस फाइनेंशियल सर्विसेज की सब तक पहुंच सके, एवरीबडी, राइट। और इसके लिए 5 ऑब्जेक्टिव्स ले किए गए हैं, उनको क्या नाम दिया गया है? पंचज्योति। पंचज्योति, 5 तरह से ज्योति हमें जगानी है। और 2030 जो यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना, उनके साथ अलाइंड भी है। लीव नो वन बिहाइंड, किसी को पीछे मत छोड़ो, सबको साथ लेके चलो। तो वो पंचज्योति क्या है? पहला, यूनिवर्सल एक्सेस, फाइनेंशियल सर्विसेज की पहुंच सब तक हो, या सबकी पहुंच फाइनेंशियल सर्विसेज तक हो, जैसे कि बैंक फॉर एग्जांपल, है ना। ऐसा नहीं है कि गांव खेड़ों में बैंक ही नहीं है, राइट। विमेन लेड इंक्लूजन, यानी कि जेंडर सेंसिटिव अप्रोचेस, विमेन जो हैं एज एन इंस्टीट्यूशन वो भी स्ट्रांग हो, विमेन फाइनेंशियली रेजिलिएंट बने, बिकॉज आज भी महिलाएं बहुत से एरियाज में आ गए। आप देखिए, घर चलाने में महिलाओं की कोई होड़ नहीं कर सकता, समझ बहुत है, घर का बजट चला लेती हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर आप देखेंगे तो पार्टिसिपेशन बहुत कम है, आउटसाइड दी होम, उसको स्ट्रांग करना। लाइवलीहुड लिंकेजेस, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को स्किल डेवलपमेंट और इनकम जनरेशन से जोड़ना, यानी जितना आप हुनर सिखाएंगे, इनकम जनरेशन का मौका मिलेगा, उतना ही फाइनेंशियली स्ट्रांग लोग होंगे। फाइनेंशियल एजुकेशन सबको मिले, और ग्रीवेंस रिड्रेसल बहुत रोबस्ट होना चाहिए, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ग्रीवेंस रिड्रेस होनी चाहिए। तो पैसा कोई जमा कर रहा है तो ये नहीं कि भाई घपला हो गया बेचारे के साथ, या आ रहा है समझ में? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे, एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, उसके लिए अभी मैं रिकॉल टेस्ट लूंगी, सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूज देखो, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गडकरी जी के अंडर में जो वो पूरे हाईवेज वगैरह बन रहे हैं, हाँ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सेबी ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है। किस चीज का इन प्रिंसिपल अप्रूवल? कि आप राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है, राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के तौर पे बना सकते हो। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, अभी तक क्या होता था, नेशनल हाईवेज में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो इंस्टीट्यूशन लेवल पे ही हो सकता था। अब आम जनता यानी इंडिविजुअल भी इन्वेस्ट कर सकता है, जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं ना, राइट। इसी तरह से अब हम जो हाईवे प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसके लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल सेबी ने दे दिया है। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट चलाई जाएगी, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स को एक्सेस मिलेगा इन्वेस्ट करने का। आगे बात समझ में? पहले सिर्फ इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट कर सकते थे, अब रिटेल इन्वेस्टर यानी इंडिविजुअल्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक टर्म है जो अभी न्यूज में रही, दैट वाज हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का मतलब ये नहीं कि हिंदूज किस दर से बढ़ रहे हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है वो किस रेट से बढ़ रही है, नो। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ एक मिसनॉमर है। पीएम मोदी जी ने पर्टिकुलरली इस टर्म को क्रिटिसाइज किया, इसलिए न्यूज में ज्यादा रही। तो ये जो टर्म है इसका इस्तेमाल किया गया था ड्यूरिंग 1950s टू 1980s, ये बताने के लिए कि जो ग्रोथ रेट है ना, हमारा जो जीडीपी है वो कितना धीमी गति से बढ़ रहा है। ठीक है, तो हिंदूज ग्रोथ ऑफ रेट मतलब इंडिया किस रेट से जीडीपी अपना बढ़ा रहा है, और काफी धीरी थी। इसको मिसनॉमर की तरह रिलीजन से जोड़ा जा रहा है, जबकि इसका लेना देना इकोनॉमिक ग्रोथ यानी जीडीपी से है। ओके, सो द टर्म रेफर्स टू इंडियाज परसिस्टेंटली लो जीडीपी ग्रोथ रेट 3.5 to 4% पर ईयर हो रही थी 1950 से 1980 तक। 1991 के जो एलपीजी रिफॉर्म्स थे ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसमें हमने दरवाजे खोल दिए, आइए बाहर के देशों को भी हमने न्योता दिया, हम भी बाहर इन्वेस्टमेंट शुरू किए, उससे पहले तक की जो स्लो जीडीपी थी उसको हम बोलते थे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो लॉन्ग रन रियल जीडीपी ग्रोथ, नॉट रिलीजन बेस्ड बिहेवियर,
तो इसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, कहीं ना कहीं जीडीपी से रिलेटेड है। और ये जो टर्म थी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है ना, वो ये देखो, सवाल बनेगा तो यहां से बन सकता है, इस टर्म को किसने दिया था? ठीक है, ये जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है, यानी कि हिंदुस्तान किस रेट से ग्रो कर रहा है, एक तरह से ये समझिए। तो ये टर्म किसने दी थी? इकोनॉमिस्ट राज कृष्णा ने दी थी। राज कृष्णा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के थे और लेट 1970s में इन्होंने ये टर्म कॉइन की थी, राज कृष्णा। Then CUTS, what is this CUTS? Consumer Unity and Trust Society. Consumer Unity and Trust Society, CUTS, इन्होंने मतलब कट्स इंटरनेशनल, ये है, इन्होंने लॉन्च किया है TRANJA, त्रांजा इनिशिएटिव। क्यों? टू रीइन्विगरेट WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मेन काम क्या होता है? ट्रेड से रिलेटेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी पॉलिसीज बनाना, ये देखना कि स्मूथ ट्रेड हो रही है, फेयर पॉलिसीज बनी हुई हैं, किसी भी एक देश के टुवर्ड्स झुकी हुई नहीं है, किसी के साथ गलत नहीं हो रहा है ट्रेड के अंदर, फेयर ट्रेड के लिए पूरा इकोसिस्टम डेवलप करना, राइट। तो ये जो CUTS है, कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी इंटरनेशनल, इन्होंने TRANJA यानी ट्रेड जस्ट नॉट जस्ट एड इनिशिएटिव लॉन्च किया है। अभी एक हाई लेवल कॉन्फ्रेंस हुई थी टोक्यो जापान में, जिसको लीड कौन कर रहे थे? एक तो हमारे शशि थरूर, हाँ, जिनकी इंग्लिश ऊपर ऊपर से चली जाती है, शशि थरूर, और साथ में थे फॉर्मर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल पास्कल लैमी। तो ये इस स्टीयरिंग कमेटी को लीड कर रहे थे और इन्होंने इस TRANJA इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, जिसके तहत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो रोल है किस तरीके से और रिवैम्प्ड होना चाहिए, उसके ऊपर बात की गई है। कि आज के टाइम में जो जो चेंजिंग ट्रेंड्स हैं, डिजिटली बहुत कुछ हो रहा है, साउथ साउथ कोऑपरेशन की हम बात करें तो WTO की पॉलिसीज किस तरह से इन नए चेंजेस को लेती हुई होनी चाहिए, इस पर इन्होंने बात की है। प्लस WTO कैसे रिफॉर्म लेकर के आए, अपनी लेजिटिमेसी और रूल बेस्ड सिस्टम पे काम करे, वेस्ट की तरफ झुका हुआ नहीं हो, एटसेट्रा। तो ये सब जो इनिशिएटिव है ये TRANJA के तहत सामने रखा गया है, ठीक है। ओके, आइए, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है जो हमारा, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। कौन हेड करता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को? लिखो। तो इन्होंने ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस किया है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ड्राफ्ट टू इंट्रोड्यूस डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस, ध्रुव। ये इंपॉर्टेंट है जी, ध्रुव का ध्यान रखिएगा। एक ध्रुव तारा होता है, और ये ध्रुव क्या है? देखो, जैसे हम बोलते हैं ना, अगर आप UPI करते हैं तो आपका एक ID होता है, राइट, आपका आधार एक आइडेंटिफिकेशन है। इसी तरह से जो पोस्टल डिपार्टमेंट है, ये चाह रहे हैं कि हमारे डिजिटल एड्रेस आइडेंटिफिकेशन बन जाए, ओके, जियो स्पेशल एड्रेसेस बन जाए, ताकि जो एकदम प्रिसाइज लोकेशन आपकी डिजिटली अवेलेबल रहेगी, ताकि आप तक इजीली सामान पहुंच सके। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने इंट्रोड्यूस किए हैं ड्राफ्ट अमेंडमेंट। किसमें अमेंडमेंट लाना चाहते हैं? पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 में। और किसके तहत? ये जो लेजिस्लेटिव बैकिंग है ये इनको ध्रुव देगा, डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस, यानी कि आपका वर्चुअल एड्रेस, ऑनलाइन आपका एड्रेस अवेलेबल रहेगा। तो ये सब कैसे होगा? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, जैसे कि आधार कार्ड है, जैसे UPI है। और ये जो डिजिपिन बनेगी, अभी हमारी पिन कोड होता है 6 डिजिट का, ये जो डिजिपिन होगी ये 10 कैरेक्टर की अल्फा न्यूमेरिक जियो कोड होगा, जो कि 14 स्क्वायर मीटर तक का दायरा आपका मैप कर देगा, मतलब इतने पास तक की लोकेशन आपकी उस पर रहेगी, फाइन। और ये जो जियो कोड है ये ऑफकोर्स आपकी परमिशन से ही डिसेमिनेट किए जाएंगे, यूज किए जाएंगे, वरना ये अवेलेबल रहेंगे, तो आपके एड्रेस उस जियो कोड से पिक किया जा सकेगा। तो इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस किया है। और इसी के साथ ये सेशन में हमें जो भी पढ़ना था हमने पढ़ लिया है। अब क्या करेंगे? रिकॉल टेस्ट लेंगे। अगेन फिनेंस सेगमेंट से अपना स्कोर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, और फिर जाते जाते एक होमवर्क क्वेश्चन आपको मिलेगा, उसका आंसर लिखेंगे। और अगले सेशन में हम पढ़ेंगे डिफेंस से रिलेटेड, और भी देखते हैं क्या पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आंसर करो। Which bank was recognized best bank in India at Bank of the Year Awards 2025 Asia Pacific by The Banker magazine, है ना। तो बेस्ट बैंक ऑफ इंडिया किसको मिला है? बैंक ऑफ बड़ौदा को मिला है। नेक्स्ट, गूगल पे रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट एवर क्रेडिट कार्ड फ्लेक्स इन पार्टनरशिप विथ विच बैंक? गूगल पे ने अभी अपना पहला क्रेडिट कार्ड फ्लेक्स नाम का किसी एक बैंक के साथ लॉन्च किया है। कौन सा बैंक है? सिंपल है, एक्सिस बैंक है। यस, बिल्कुल ताजा ताजा पढ़ा है इसलिए सिंपल है, बाद में कंफ्यूज मत हो ना, रिवीजन अच्छे से करना होता है इसीलिए।
विच कंपनी लॉन्च्ड AI पावर्ड प्लेटफॉर्म टैक्स प्रज्ञा। टैक्स के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो टैक्स प्रोफेशनल्स को तो ले सकते हैं। टैक्स प्रज्ञा किसने लॉन्च किया है? डेलॉयट इंडिया ने। सी इज द राइट आंसर। हु कॉइन्ड द टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ ये जो टर्म है किसने कॉइन की थी? आंसर क्या होगा? आंसर होगा राज कृष्णा। ओके, एंड दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन में आपसे अवार्ड रिलेटेड एक क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड पढ़ा था, काफी इंपॉर्टेंट था, स्टार मार्क किया था। दो स्टेटमेंट है, करेक्ट बतानी है। क्या यह अवार्ड 2005 में स्टैब्लिश हुआ था और क्या सुप्रिया साहू को इंस्पिरेशन एंड एक्शन कैटेगरी में यह अवार्ड 2025 में मिला है? ठीक है, तो ये हो जाता है आज का पूरा सेशन समाप्त। आई रियली होप यू वुड हैव एंजॉयड लर्निंग विथ मी। आई थॉरली एंजॉय टीचिंग यू। कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में, नए सेगमेंट के साथ में। और जो बच्चे वेट कर रहे हैं कि मैम एनुअल रिवीजन कब करवाएंगे करंट अफेयर का, तो ध्यान दीजिए 6 मंथली प्लेलिस्ट 2025, 6 मंथली करंट अफेयर प्लेलिस्ट चैनल पे है। काफी सारे टॉपिक जनवरी टू जून उसमें कवर्ड है, काफी सारे जनवरी टू सितंबर भी उसमें कवर्ड है। प्लीज तब तक वो प्लेलिस्ट देखिए। मंथली सीए खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम रिमेनिंग 6 मंथ के कवरेज लेकर के आएंगे। पूरे साल का लाने का कोई सेंस नहीं है, 6 महीने के ऑलरेडी आ गए हैं। ठीक है, चलिए टेक केयर, बाय बाय।